हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से कुछ नए वर्ड्स, बारी है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से जब वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में हो सके तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे जैसे आप लोग स्टेटस वगैरह लगाते हैं, न्यूज फीड वगैरह लगाते हैं, अगर आप लगा सके तो बिल्कुल लगा दीजिएगा, ताकि ये वैसे लोगों तक भी पहुंच सके जो इस वीडियो तक नहीं पहुंच पाए हैं, ताकि उनका भी कुछ कल्याण हो, वो भी इंग्लिश में कुछ सीख पाए। साथ में चैनल को आपने बढ़ाया है, यहां तक लेकर के आए हैं, तो और भी आप अपना प्यार बनाए रखिए। सेशन में के दौरान अगर कोई बात मन में रह जाए, कुछ पूछना हो, तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका उचित आंसर लेकर के आपके सामने उपस्थित जरूर हो। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे, वर्ड ऑफ द डे से। बहुत ही कॉमन शब्द है, लेकिन इसके दूसरे मीनिंग के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम लोग कहते हैं ना बोलचाल में, आज तो धर के रेल दिए। तो देखिए आज का जो वर्ड है वो है रेल, और इससे एक मीनिंग से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, और ऐसा हो नहीं सकता है कि ये आपके जीवन को प्रभावित ना करता हो। तो जी हाँ, ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, और जब ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है तो इसके मीनिंग से आप वाकिफ हैं। अब आगे देखिए, टू कंप्लेन बिटरली, इसका मतलब टू कंप्लेन बिटरली भी होता है, पहला सेंस। दूसरा है स्प्रेड नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट, किसी के बारे में नकारात्मक इंफॉर्मेशन फैलाना। तीसरा है क्रिटिसाइज सिवियरली, मतलब है बुरी तरह से निंदा करना। इस तीन अर्थ में हम रेल का प्रयोग करते हैं, शिकायत करना, भला बुरा करना या निंदा करना। क्या है? शिकायत करना, भला बुरा कहना और निंदा करना। इस अर्थ में हम रेल का प्रयोग करते हैं जब ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है। अब रेल का जो ये दूसरा वाला मीनिंग है, ये थोड़ा अतरंगी है, और इसको अगर आप यूज करें तो आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। जहां आप क्रिटिसाइज यूज करते हैं, जहां आप कंप्लेन यूज करते हैं, वहां पर आप इस शब्द को प्रयोग करके करेंगे तो बेहतर है। और साथ में पैराग्राफ में अगर इस तरीके से आता है तो आपको अटपटा नहीं लगेगा कि भैया इस पैराग्राफ में यहां पर रेलगाड़ी वाला सेंस कहां से आ गया और क्या सेंस दे रहा है, तो अटकेंगे नहीं। ये बहुत जरूरी है, और पता था ये नहीं, आज बता दिए ना। तो चलिए याद रखिएगा कि आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है रेल। मतलब होता है टू कंप्लेन बिटरली, स्प्रेड नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट, क्रिटिसाइज सिवियरली, शिकायत करना, भला बुरा कहना या निंदा करना। इस अर्थ में हम रेल का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात, अच्छा सिनोनिम से पहले अगर इसको एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज करें तो वो भी सेंस यूज होता है रेल अगेंस्ट। इसका मतलब होता है कोसना। रेल अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? कोसना। ये भी इसके साथ लगा हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये भी इंफॉर्मेशन इसमें डाल देते हैं। सिनोनिम की बात करें, रिवाइल, विलिफाई, फिल्मिनेट एंड इनवे। क्या है? रिवाइल, विलिफाई, फिल्मिनेट एंड इनवे एक अर्थ में रेल के सिनोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, कॉम्प्लीमेंट, फ्लैटर एंड प्रेज। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट, फ्लैटर एंड प्रेज एक अर्थ में रेल के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर आज बड़ा ही कॉमन शब्द है, लेकिन एक नए मीनिंग के साथ है। मुझे लिख करके जरूर बताइएगा, क्या इस मीनिंग के बारे में आपको पता था? क्या आप जानते थे कि रेल का मतलब टू कंप्लेन बिटरली, स्प्रेड नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट और क्रिटिसाइज सिवियरली के अर्थ में भी प्रयोग होता है, यानी शिकायत करना, भला बुरा कहना और निंदा करना, इस अर्थ में भी रेल का प्रयोग होता है। क्या ये जानकारी आपको थी? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी रेल्ड अगेंस्ट द बैड सोशल पॉलिसीज। क्या है? सी रेल्ड अगेंस्ट द बैड सोशल पॉलिसीज। क्या है? सी रेल्ड अगेंस्ट द बैड सोशल पॉलिसीज। तो यहां पर आज का जो वर्ड ऑफ डे है, मुझे नहीं लगता है कि भूलेंगे आप रेल, और वैसे भी आपके बोलचाल के भाषा से जुड़ा हुआ है कि रेल दिए धर के कॉमन है। तो याद रखिएगा कि क्रिटिसाइज सिवियरली, किसी की बुरी तरह से निंदा कर दे, है ना, असैल एक तरह से, तो आप कह सकते हैं रेल। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं, और आज का जो पहला वर्ड है वो है अनफाउंडेड। अनफाउंडेड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, और इसका मतलब होता है नॉट बेस्ड ऑन और सपोर्टेड बाय फैक्ट्स। मतलब है निराधार, बेबुनियाद और अपुष्ट।
इस अर्थ में हम अनफाउंडेड का प्रयोग करते हैं, नॉट बेस्ड ऑन और सपोर्टेड बाय फैक्ट्स। मतलब कोई भी चीज जो किसी चीज पर आधारित ना हो, यानी जिसका कोई बुनियाद ना हो, जो कोई बेस ना हो, उसके लिए, या फिर सपोर्टेड बाय फैक्ट्स, जो कि नॉट सपोर्टेड बाय फैक्ट्स हो, उसके लिए हम अनफाउंडेड कहते हैं, निराधार, बेबुनियाद या अपुष्ट। इस अर्थ में अनफाउंडेड का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, डिसेप्टिव, फैब्रिकेटेड एंड स्प्यूरियस। क्या है? डिसेप्टिव, फैब्रिकेटेड एंड स्प्यूरियस एक अर्थ में अनफाउंडेड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, वैलिड, गुड, जस्टिफाइड एंड प्रूवन। क्या हो जाएगा? वैलिड, गुड, जस्टिफाइड एंड प्रूवन एक अर्थ में अनफाउंडेड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर और इस सेशन का जो पहला शब्द है वो है अनफाउंडेड, मतलब होता है नॉट बेस्ड ऑन और नॉट सपोर्टेड बाय फैक्ट्स, मतलब है जो निराधार हो, बेबुनियाद हो, अपुष्ट हो। इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं अनफाउंडेड का। सिनोनिम है डिसेप्टिव, फैब्रिकेटेड, स्प्यूरियस, एंड एंटोनिम है वैलिड, गुड, जस्टिफाइड एंड प्रूवन। एग्जांपल देख लेते हैं। आवर फियर्स अबाउट द वेदर प्रूव्ड टोटली अनफाउंडेड। क्या है? आवर फियर्स अबाउट द वेदर proved totally unfounded। Unfounded का मतलब होता है not based on और supported by facts, मतलब है निराधार, बेबुनियाद और अपुष्ट। चलिए अगला जो शब्द है वो है minuscule। minuscule एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है extremely small। minuscule का मतलब होता है extremely small, मतलब है अति सूक्ष्म, बहुत छोटा के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं minuscule का। सिनोनिम की बात करें, स्मॉल, टाइनी एंड माइक्रोस्कोपिक। क्या हो जाएगा? स्मॉल, टाइनी एंड माइक्रोस्कोपिक एक अर्थ में मिनिस्कुल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, वास्ट, ह्यूज, जायगेंटिक एंड बिग। क्या हो जाएगा? वास्ट, ह्यूज, जायगेंटिक एंड बिग एक अर्थ में मिनिस्कुल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है मिनिस्क्यूल, मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, अति सूक्ष्म। सिनोनिम क्या है? स्मॉल, टाइनी, माइक्रोस्कोपिक। एंटोनिम है वास्ट, ह्यूज, जायगेंटिक एंड बिग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है सैलरीज आर अ मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ द बजट। क्या है? सैलरीज आर द मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ द बजट। इस पेज पर दो शब्द आया है। पहला है अनफाउंडेड, नॉट बेस्ड ऑन और सपोर्टेड बाय फैक्ट्स, मतलब है निराधार, बेबुनियाद और अपुष्ट। इस अर्थ में हम अनफाउंडेड का प्रयोग करते हैं। मिनिस्क्यूल की बात करें, एक्सट्रीमली स्मॉल, अति सूक्ष्म। सैलरीज आर अ मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ द बजट। चलिए अगला जो शब्द है वो है फसाड। फसाड नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द वे दैट समवन और समथिंग अपीयर्स टू बी व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द वे समवन और समथिंग रियली इज, और द फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग। दो अर्थ में प्रयोग होता है। फसाड का मीनिंग है द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, उसको भी फसाड कहते हैं, या फिर जो किसी भी तरह से अपीयर हो रहा है वो अगर उसके रियलिटी से डिफरेंट हो, दिखावा हो, तो वो उसको उस अर्थ में भी हम फसाड का प्रयोग करते हैं। द वे दैट समवन और समथिंग अपीयर्स टू बी व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द वे समवन और समथिंग रियली इज, इसका मतलब भी इस अर्थ के लिए भी हम फसाड का प्रयोग करते हैं। या फिर द फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, इस अर्थ में भी फसाड का प्रयोग किया जाता है, मतलब है दिखावा, बाहरी रूप या मुखौटा। क्या है? दिखावा, बाहरी रूप या मुखौटा। इस अर्थ में हम फसाड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं। प्रिटेंस, मास्क एंड डिस्गाइज। क्या हो जाएगा? प्रिटेंस, मास्क एंड डिस्गाइज एक अर्थ में फसाड के सिनोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, रियलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड ट्रुथ। क्या हो जाएगा? रियलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड ट्रुथ एक अर्थ में फसाड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर इस पेज का जो पहला शब्द है वो है फसाड। द वे दैट समवन और समथिंग अपीयर्स टू बी व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द वे समवन और समथिंग रियली इज, इस अर्थ में हम फसाड का प्रयोग करते हैं। द फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, इस अर्थ के लिए भी फसाड का प्रयोग किया जाता है। प्रिटेंस, मास्क एंड डिस्गाइज, रियलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड ट्रुथ, ये एंटोनिम के तौर पर प्रयोग होगा। प्रिटेंस, मास्क एंड डिस्गाइज ये सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है दे सीम हैप्पी टुगेदर बट इट इज ऑल अ फसाड। क्या है? दे सीम हैप्पी टुगेदर बट इट्स ऑल अ फसाड। क्या है? वो सब दिखावा है। दे सीम हैप्पी टुगेदर बट इट्स ऑल अ फसाड। चलिए अगला जो शब्द है वो है सिंगल आउट, और ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह प्रयोग होगा। ये एक फ्रेजल वर्ब है। टू चूज समवन और समथिंग फ्रॉम अ ग्रुप फॉर स्पेशल अटेंशन। क्या है? किसी को चुनना, टू चूज समवन और समथिंग फ्रॉम अ ग्रुप फॉर स्पेशल अटेंशन, इस अर्थ के लिए है। चुनने के अर्थ में हम सिंगल आउट का प्रयोग करते हैं। सिंगल आउट का मतलब एक को निकाल लेना, ऐसे भी याद रख सकते हैं। सिनोनिम की बात करें, सेलेक्ट, चूज एंड पिक।
एंटोनिम की बात करें रिजेक्ट, डिक्लाइन एंड डिफ्यूज, क्या हो जाएगा? रिजेक्ट, डिक्लाइन एंड रिफ्यूज एक अर्थ में सिंगल आउट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। सिनोनिम की बात करें सेलेक्ट, चूज एंड पिक, क्या हो जाएगा? सेलेक्ट, चूज एंड पिक एक अर्थ में सिंगल आउट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। इस पेज का दूसरा शब्द है सिंगल आउट, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, टू चूज समवन और समथिंग फ्रॉम अ ग्रुप फॉर स्पेशल अटेंशन, है ना? क्या है? टू चूज समवन और समथिंग फ्रॉम अ ग्रुप फॉर स्पेशल अटेंशन, इस अर्थ में हम सिंगल आउट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है सेलेक्ट, चूज, पिक, एंटोनिम है रिजेक्ट, डिक्लाइन एंड रिफ्यूज। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है he was singled out as the outstanding performer of the games, क्या है? He was singled out as the outstanding performer of the games, he was singled out as the outstanding performer of the games। इस पेज पर भी दो शब्द, पहला है facade, मतलब होता है the way that someone or something appears to be which is different from the way someone or something really is, इस अर्थ में हम facade का प्रयोग करते हैं। the front of a building, ये सेंस भी फसाड के लिए रखा जाता है, दिखावा, बाहरी रूप या मुखौटा। उसके बाद दूसरा शब्द है सिंगल आउट, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, टू चूज समवन और समथिंग फ्रॉम अ ग्रुप फॉर स्पेशल अटेंशन, यानी चुनने के अर्थ में हम सिंगल आउट का प्रयोग करते हैं। याद रख सकते हैं सिंगल आउट, किसी एक को वहां से निकाल लेना यानी चुनना। चलिए अगला जो शब्द है वो है सॉर्डेड। सॉर्डेड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अनप्लेजेंट, नॉट ऑनेस्ट और मोरल, वेरी डर्टी एंड अनप्लेजेंट, ये दो अर्थ है इसका प्रयोग करते हैं। अप्रिय, कुत्सित, अत्याचारी या भ्रष्ट, बहुत गंदा और दूषित, इस अर्थ में हम सॉर्डेड का प्रयोग करते हैं। क्या है? अनप्लेजेंट, नॉट ऑनेस्ट और मोरल, वेरी डर्टी एंड अनप्लेजेंट, इस अर्थ में सॉर्डेड का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें फिल्दी, मकी, सैबी एंड फॉल, क्या हो जाएगा? फिल्दी, मकी, सैबी एंड फॉल एक अर्थ में सॉर्डेड के सिनोनिम के तौर पर हम प्रयोग करेंगे। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है सॉर्डेड, मतलब होता है अनप्लेजेंट, नॉट ऑनेस्ट और मोरल, और वेरी डर्टी एंड अनप्लेजेंट, इस अर्थ में हम सॉर्डेड का प्रयोग करते हैं। अप्रिय, कुत्सित, अत्याचारी, भ्रष्ट, बहुत गंदा और दूषित, इस अर्थ में हम सॉर्डेड का प्रयोग करते हैं। एंटोनिम की बात करें तो इमैकुलेट, प्योर एंड प्रिस्टीन। इमैकुलेट बहुत रिसेंट ही मैंने पढ़ाया है और आप सबको भरोसा नहीं होता है, तो कल स्टेनोग्राफी वाले एग्जामिनेशन का आंसर की रिलीज हुआ है, मैंने क्वेश्चन देखा, बहुत सारे वर्ड्स पूछे गए हैं वहां पर और ये इमैकुलेट भी उनमें से एक किसी शिफ्ट में पूछा गया, शायद इवनिंग शिफ्ट में। मुझे किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं आपको निकाल करके दिखाऊंगा कि कितने वर्ड्स वहां से पूछे गए, और किसी दिन क्या मैं संडे को आता हूं तो आपको दिखाते हैं, भरोसा नहीं होता है। पढ़िए, वोकैबुलरी के बिना इंग्लिश बेस्ड एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना थोड़ा कठिन है। मार्क्स चाहिए तो वोकैबुलरी करना पड़ेगा बॉस, क्योंकि पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग वोकैबुलरी पर, सेंटेंस अरेंजमेंट की अंडरस्टैंडिंग वोकैबुलरी पर, क्लोज टेस्ट में सही वर्ड का सिलेक्शन वोकैबुलरी पर, और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सबके सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं बेवकूफ तो हूं ही नहीं, इतना तो तय है कि मैं एक ही सेशन मंडे टू फ्राइडे कर रहा हूं और इसमें कंटिन्यूटी रख रहा हूं। यह सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है, तो प्लीज आप भी डेडिकेटेड होकर के पढ़िए और मेरी मेहनत को उस जगह तक पहुंचाइए जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सब इसको सीरियसली कर रहे हैं, और जो मेरी दिन भर की मेहनत होती है वो रात के 10 बजे सफल होती है और आप सब कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। ये बहुत जरूरी है, मेरे लिए यही बहुत संतुष्टि की बात है कि आप उसको सीख लें। मेरा सफल हो जाएगा ये वाला हिस्सा। चलिए, तो सॉर्टेड यहां पर पहला शब्द है अनप्लेजेंट, नॉन ऑनेस्ट और मोरल, वेरी डर्टी एंड अनप्लेजेंट, मतलब है अप्रिय, कुत्सित, अत्याचारी या भ्रष्ट, बहुत गंदा और दूषित, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है वी डिस्कवर्ड द ट्रूथ अबाउट हिज सॉर्डेड पास्ट। क्या है? वी डिस्कवर्ड द ट्रूथ अबाउट हिज सॉर्डेड पास्ट। चलिए, अगला जो शब्द है वो है प्रोफ्लिगेसी। प्रोफ्लिगेसी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी और यूजिंग समथिंग इन अ वे दैट वेस्ट्स इट एंड इज नॉट वाइज, बैड और मोरली रॉन्ग बिहेवियर। इस अर्थ में भी, यहां पर भी प्रोफ्लिगेसी का भी दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है कि द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी और यूजिंग समथिंग इन अ वे दैट वेस्ट्स इट एंड इज नॉट वाइज, मतलब है किसी भी चीज को या विशेष करके पैसा को इस तरीके से खर्चा करना कि वो बर्बादी हो, मतलब बिना सोचे समझे खर्चा करना, या किसी चीज का ऐसे यूज करना जो कि वो बर्बादी है, उसका मतलब सही तरीके से यूज ना हो रहा हो,
बैड और मोरली रॉन्ग बिहेवियर, इस अर्थ में भी हम प्रोफ्लिगेसी का प्रयोग करते हैं। मतलब है फिजूल खर्ची, भ्रष्टाचार और बदमाशी, इस अर्थ में भी प्रोफ्लिगेसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिनोनिम की बात करें, डिबॉशरी, डिप्राविटी एंड इमोरलिटी। क्या है? डिबॉशरी, डिप्राविटी एंड इमोरलिटी एक अर्थ में प्रोफ्लिगेसी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करेंगे, मोरालिटी, वर्च्यू, प्रूडेंस एंड मॉडेस्टी। क्या हो जाएगा? मोरालिटी, वर्च्यू, प्रूडेंस एंड मॉडेस्टी एक अर्थ में प्रोफ्लिगेसी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख देते हैं। He will have to renounce his lifestyle of privilege and profligacy। क्या है? He will have to renounce his lifestyle of privilege and profligacy। मैं चाहता हूं आप सब renounce की मीनिंग लिख करके कमेंट में अपने आप को भी बताइए और अपने मित्रों को भी बताइए कि इसका क्या सेंस है। वैसे समझ में आ रहा है कि he will have to renounce his lifestyle of privilege and profligacy। इस पेज पर आने वाला जो दूसरा शब्द है profligacy, मतलब है the act of spending money or using something in a way that wastes it and is not wise, और bad और morally wrong behavior, इस अर्थ में हम profligacy का प्रयोग करते हैं। फिजूल खर्ची, भ्रष्टाचार या बदमाशी। तो इस पेज पर आने वाला दो शब्द sordid, मतलब है अनप्लेजेंट, नॉन ऑनेस्ट और मॉरल, वेरी डर्टी एंड अनप्लेजेंट, अप्रिय, कुत्सित, अत्याचारी, भ्रष्ट, बहुत गंदा या दूषित, इस अर्थ में हम सॉर्डेड का प्रयोग करते हैं। दूसरा है प्रोफ्लिगेसी, द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी और यूजिंग समथिंग इन अ वे दैट वेस्ट्स इट एंड इज नॉट वाइज, या बैड और मोरली रॉन्ग बिहेवियर, इस अर्थ में हम प्रोफ्लिगेसी का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है इन्वेंटेड, नॉट रियल, और इन्वेंटेड बाय समबडी रादर देन ट्रू। मतलब है कि काल्पनिक या झूठा या फर्जी, है ना। इन्वेंटेड, नॉट रियल, और इन्वेंटेड बाय समबडी रादर देन ट्रू, मतलब है कि यह काल्पनिक है, झूठा है, फर्जी है, उसके लिए हम फिक्टिशियस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, फॉल्स, फेक, कॉन्टरफीट एंड बोगस। क्या हो जाएगा? फॉल्स, फेक, कॉन्टरफीट एंड बोगस एक अर्थ में फिक्टिशियस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, जेन्युइन, फैक्चुअल एंड ऑथेंटिक। क्या हो जाएगा? जेन्युइन, फैक्चुअल एंड ऑथेंटिक एक अर्थ में फिक्टिशियस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है फिक्टिशियस, इन्वेंटेड, नॉट रियल और इन्वेंटेड बाय समबडी रादर देन ट्रू, काल्पनिक या झूठा, फर्जी, इस अर्थ में फिक्टिशियस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? फॉल्स, फेक, कॉन्टरफीट, बोगस। एंटोनिम है जेन्युइन, फैक्चुअल एंड ऑथेंटिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है द अकाउंट ही गिव्स ऑफ हिज चिल्ड्रन इज फिक्टिशियस। क्या है? द अकाउंट ही गिव्स ऑफ हिज चिल्ड्रन इज फिक्टिशियस। यहां पर जो पहला शब्द है वो है फिक्टिशियस, इन्वेंटेड, नॉट रियल, इन्वेंटेड बाय समबडी रादर देन ट्रू, यानी फर्जी, झूठा या काल्पनिक, इस अर्थ में हम फिक्टिशियस शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है रिडंडेंट, और मैंने अपने बच्चों को यह पढ़ाया है क्लास में, प्रोनाउन चैप्टर में। यूज्ड अबाउट एम्प्लॉइज के लिए नो लॉन्गर नीडेड फॉर अ जॉब एंड देयरफॉर आउट ऑफ वर्क और नॉट नेसेसरी और वांटेड। एक जनरल मीनिंग है जो जरूरी नहीं हो और वांटेड नहीं हो, गैर जरूरी और इसलिए बेकार, फालतू या अतिरिक्त, इस अर्थ में रिडंडेंट का प्रयोग करते हैं। एम्प्लॉइज के लिए भी यूज किया जाता है। नो लॉन्गर नीडेड फॉर अ जॉब एंड देयरफॉर आउट ऑफ वर्क, उसको रिडंडेंट कहते हैं। या सामान्य मीनिंग देखें तो नॉट नेसेसरी और वांटेड, इस अर्थ में भी रिडंडेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब है गैर जरूरी और इसलिए बेकार, फालतू या अतिरिक्त, इस अर्थ में हम रिडंडेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इनएसेंशियल, सुपरफ्लुअस एंड स्पेयर। क्या हो जाएगा? इनएसेंशियल, सुपरफ्लुअस एंड स्पेयर एक अर्थ में रिडंडेंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, एसेंशियल, नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा? एसेंशियल, नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट एक अर्थ में रिडंडेंट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग करेंगे। तो इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है वो है रिडंडेंट, यूज्ड अबाउट एम्प्लॉइज नो लॉन्गर नीडेड फॉर अ जॉब एंड देयरफॉर आउट ऑफ वर्क, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। दूसरा एक साधारण मीनिंग जो सामान्यतः सब जगह लागू होता है, नॉट नेसेसरी और वांटेड, मतलब है अतिरिक्त, बेकार, फालतू, जो कि गैर जरूरी है इसलिए अतिरिक्त है, इस अर्थ में हम रिडंडेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। When the factory closed, 800 people were made redundant। क्या है? When the factory closed, 800 people were made redundant। इस पेज पर भी दो शब्द, पहला फिक्टिशियस, इन्वेंटेड, नॉट रियल और इन्वेंटेड बाय समबडी रादर देन ट्रू, मतलब है काल्पनिक, झूठा या फर्जी, इस अर्थ में हम फिक्टिशियस शब्द का प्रयोग करते हैं। रिडंडेंट, यूज्ड अबाउट एम्प्लॉइज नो लॉन्गर नीडेड फॉर जॉब एंड देयरफॉर आउट ऑफ वर्क और नॉट नेसेसरी और वांटेड, गैर जरूरी और इसलिए बेकार, फालतू और अतिरिक्त, इस अर्थ में हम रिडंडेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है पैंथियन।
पैंथियन नाउन की तरह प्रयोग होता है और मुझे याद आ रहा है कि OWS के सेशन में यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेशन में मैंने पैंथियन की चर्चा कई बार की है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको किया होगा। और नहीं किया है, नए बच्चे जो नए सब्सक्राइबर हैं, मैं बता दूं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी एक हिस्सा है जहां पर 2 या 3 सवाल पूछा जाता है और मेन एग्जामिनेशन में CGL में और सारे एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा सवाल इससे होता है। तो मुझे लगता है कि उसके भी 40 के आसपास एपिसोड हैं, उसको भी मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं। इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी 46-45 एपिसोड्स हैं, उसको भी रेगुलराइज करने की कोशिश चल रही है, एक्सरसाइज हो रहा है तैयार, तो हम जल्दी उसको लेकर के आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक करके उसको भी देखिए। वो MCQs के मोड में है OWS, तो वो आसान होगा, 5 है 10 या 12 मिनट की वीडियोस है, तो देखी जा सकती है, नोट डाउन की जा सकती है। वहीं से ये शब्द है पैंथियन। पैंथियन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फेमस एंड इंपॉर्टेंट पीपल हु आर एडमायर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटी। मतलब किसी एरिया ऑफ एक्टिविटी में उसके कंट्रीब्यूशन के लिए जो इंपॉर्टेंट आदमी है, जिनको प्रशंसा की जाती है, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो फेमस है किसी ग्रुप में, उसको कहते हैं पैंथियन। या ऑल द गॉड्स वर्शिप्ड बाय अ पर्टिकुलर नेशन और पीपल, जो सभी भगवान हैं, जो गॉड्स हैं, जो किसी के द्वारा पूजे जाते हैं, किसी राष्ट्र के या लोगों के द्वारा, उसको भी पैंथियन कहते हैं। ख्याति प्राप्त लोगों का समूह, विशेष करके अपने कंट्रीब्यूशन के लिए पर्टिकुलर एरिया और एक्टिविटी में, उसको कहते हैं पैंथियन। और सभी देवताओं की पूजा, इसको भी कहते हैं पैंथियन। सिनोनिम एंटोनिम यहां पर गैर जरूरी था, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो मुझे नहीं लगता है कि कॉमनली सिनोनिम एंटोनिम की बात यहां पर होगी, तो इसलिए मैंने उसको रहने दिया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर आर मेनी गॉड्स इन द हिंदू पैंथियन। क्या है? देयर आर मेनी गॉड्स इन द हिंदू पैंथियन। पैंथियन इस सब पेज पर आने वाला पहला शब्द है। अ ग्रुप ऑफ फेमस एंड इंपॉर्टेंट पीपल हु आर एडमायर्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटी। मतलब है किसी क्षेत्र में उनकी विशेष योगदान के लिए जो ख्याति प्राप्त लोग हैं, उनको भी पैंथियन कहते हैं, उनके ग्रुप को। और कह रहा है ऑल द गॉड्स वर्शिप्ड बाय अ पर्टिकुलर नेशन और पीपल, इस अर्थ में भी हम पैंथियन का प्रयोग करते हैं, ख्याति प्राप्त लोगों का समूह या सभी देवताओं की पूजा, या सभी देवता जो ग्रुप होते हैं, जो वर्शिप, जिनकी पूजा होती है, उनके लिए पैंथियन शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला जो है वो है देसिडोरातम। क्या है? देसिडोरातम ये नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका जो प्लूरल होगा वो डेसिडरेटा हो जाएगा, जैसे डेटम एंड डेटा होता है। यहां पर समथिंग दैट इज नीडेड और वांटेड, मतलब है अभिलाषा या वांछनीय वस्तु, उसके लिए हम डेसिडरेटम का प्रयोग करते हैं। डेसिडरेटम का सिनोनिम है रिक्विजिट, एसेंशियल एंड अर्जेंसी। क्या हो जाएगा? रिक्विजिट, एसेंशियल एंड अर्जेंसी। डेसिडरेटम के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंड एंटोनिम की बात करें, ऑक्सिलियरी, एक्स्ट्रा एंड सरप्लस। क्या हो जाएगा? ऑक्सिलियरी, एक्स्ट्रा एंड सरप्लस एक अर्थ में डेसिडरेटम के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। डेसिडरेटम का मतलब है समथिंग दैट इज नीडेड और वांटेड, जो कि अभिलाषा हो, वांछनीय वस्तु हो, उसके लिए हम डेसिडरेटम शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सिंगुलर है, यूएम हटा के ए लगाएंगे, डेसिडरेटा, ये इसका प्लूरल हो जाएगा। तो सिनोनिम क्या है? रिक्विजिट, एसेंशियल, अर्जेंसी। एंटोनिम है ऑक्सिलरी, एक्स्ट्रा एंड सरप्लस। एग्जांपल देख लेते हैं। एन एबंडेंट रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन इज आल्सो डेसिडरेटम। क्या है? एन एबंडेंट रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन इज आल्सो डेसिडरेटम। इस पेज पर 2 शब्द, पहला है पैंथियन। A group of famous and important people who are admired for their contribution in a particular area or activity। इस अर्थ में हम करते हैं ख्याति प्राप्त लोगों का समूह, जिनका योगदान, जिनके चलते वो फेमस है किसी विशेष क्षेत्र में, उसके लिए भी पैंथियन शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑल द गॉड्स वर्शिप्ड बाय अ पर्टिकुलर नेशन और पीपल, इस अर्थ में भी सभी देवताओं को बताने के लिए भी हम पैंथियन शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है डेसिडरेटम। ये समथिंग दैट इज नीडेड और वांटेड, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अभिलाषा या वांछनीय वस्तु। मतलब है एन अबंडेंट रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन इज आल्सो अ डेसिडरेटम। बिल्कुल, ग्रोइंग सीजन में रेन जो है, रेनफॉल, वो एक डेसिडरेटम ही है। सिनोनिम क्या है? रिक्विजिट, एसेंशियल, अर्जेंसी। एंटोनिम है ऑक्सिलरी, एक्स्ट्रा एंड सरप्लस। चले अगला जो शब्द है वो है माएस्ट्रो। माएस्ट्रो नाउन की तरह प्रयोग होता है, ऑफन यूज्ड इन अ वे ऑफ एड्रेसिंग समवन शोइंग रिस्पेक्ट। ये माएस्ट्रो हम प्रायः किसी के प्रति रिस्पेक्ट शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अ ग्रेट परफॉर्मर, स्पेशली अ म्यूजिशियन। ऐसे साधारण तौर पर भी हम उस्ताद के तौर पर किसी जगह पर किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए यूज कर सकते हैं माएस्ट्रो शब्द का प्रयोग। और ऐसे जनरली विशेष करके म्यूजिशियन के लिए इस्तेमाल होता है। अ ग्रेट परफॉर्मर, स्पेशली अ म्यूजिशियन, ऑफन यूज्ड एज अ वे ऑफ एड्रेसिंग समवन शोइंग रिस्पेक्ट। इस अर्थ में हम माएस्ट्रो शब्द का प्रयोग करते हैं। उस्ताद, विद्वान या संगीतज्ञ। सिनोनिम की बात करें, डैब हैंड, विजार्ड एंड प्रोडिजी। क्या हो जाएगा? डैब हैंड, विजार्ड एंड प्रोडिजी एक अर्थ में
मैस्ट्रो के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, टायरो, बिगनर एंड नियोफाइट। क्या हो जाएगा? टायरो, बिगनर एंड नियोफाइट एक अर्थ में मैस्ट्रो के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है मैस्ट्रो, ऑफन यूज्ड एज अ वे ऑफ एड्रेसिंग समवन शोइंग रिस्पेक्ट, है ना, किसी को एड्रेस कर रहे हैं रिस्पेक्ट के साथ तो हम मैस्ट्रो कह सकते हैं। उस्ताद कह करके, मालिक कह के, बॉस कह के, सर कह के रिस्पेक्ट, तो यहां पर एक शब्द ये भी है। और विशेष करके ग्रेट परफॉर्मर, स्पेशली अ म्यूजिशियन की बात करें तो हम मैस्ट्रो शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है डैब हैंड, विजार्ड एंड प्रोडिजी। एंटोनिम है टायरो, बिगनर एंड नियोफाइट। एग्जांपल देख लेते हैं। द विनिंग गोल वाज स्कोर्ड बाय द मैस्ट्रो हिमसेल्फ। क्या है? द विनिंग गोल वाज स्कोर्ड बाय द मैस्ट्रो हिमसेल्फ। मैंने कहा ना कि साधारण तौर पर भी किसी के लिए अगर हम रिस्पेक्ट शो करना चाहते हैं तो मैस्ट्रो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्लगिश। स्लगिश एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है मूविंग और वॉकिंग मोर स्लोली देन नॉर्मल इन अ वे दैट सीम्स लेजी। मतलब है कि आलसी, मंद या सुस्त। क्या कह रहा है? मूविंग और वॉकिंग मोर स्लोली देन नॉर्मल, मतलब है नॉर्मल से बहुत सुस्त होकर काम करना, उसको कहते हैं स्लगिश इन अ वे दैट सीम्स लेजी, है ना, आलसी, मंद या सुस्त। सिनोनिम की बात करें, लेथार्जिक, टॉर्पिड एंड लैंग्विड। क्या हो जाएगा? लेथार्जिक, टॉपिक एंड लैंग्विड एक अर्थ में स्लगिश के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, विगरस, एनर्जेटिक एंड एक्टिव। क्या हो जाएगा? विगरस, एनर्जेटिक एंड एक्टिव एक अर्थ में स्लगिश के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He felt very heavy and sluggish after the meal। क्या है? He felt very heavy and sluggish after the meal। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द sluggish एडजेक्टिव है, moving or walking more slowly than normal in a way that seems lazy। इस अर्थ में हम sluggish शब्द का प्रयोग करते हैं। He felt very heavy and sluggish after the meal। यहां पर भी दो शब्द है, maestro, often used as a way of addressing someone showing respect, a great performer, especially a musician। विशेष करके म्यूजिशियन के लिए। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर किसी को भी हम रिस्पेक्ट देख करके और रिस्पेक्ट शो करने की कोशिश करें तो हम मैस्ट्रो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल से पता चलता है द विनिंग गोल वाज स्कोर्ड बाय द मैस्ट्रो हिमसेल्फ। और यहां पर कोई म्यूजिशियन है नहीं तो हम एक साधारण तौर पर जो है रिस्पेक्ट शो करने के लिए सब प्रयोग कर सकते हैं। उस्ताद, विद्वान के अर्थ में, है ना, ज्ञानी के अर्थ में। दूसरा शब्द है स्लगिश, मूविंग और वॉकिंग मोर स्लोली देन नॉर्मल इन अ वे दैट सीम्स लेजी, यानी आलसी, मंद और सुस्त। इस अर्थ में हम स्लगिश का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है इलिसिट। एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, यूज्ड अबाउट एन एक्टिविटी और सब्सटेंस नॉट अलाउड बाय लॉ और बाय द रूल्स ऑफ सोसाइटी। मतलब है जो कि कोई भी ऐसी चीज, कोई गतिविधि, तत्व, कानून, समाज के नियमों के विरुद्ध हो, अवैध कहते हैं, गैर कानूनी कहते हैं, उसके लिए हम इलिसिट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इलीगल जिसको आप कहते हो कॉमनली, यूज्ड अबाउट एन एक्टिविटी और सब्सटेंस नॉट अलाउड बाय लॉ और बाय द रूल्स ऑफ सोसाइटी। इस अर्थ में हम इलिसिट शब्द का प्रयोग करते हैं, कोई गतिविधि, तत्व, कानून, समाज के नियमों के विरुद्ध, अवैध या गैर कानूनी। इस अर्थ में इलिसिट शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, यहां आप इलीगल लिख लेना, इलीगल, अनलॉफुल एंड इलिजिटिमेट। क्या है? इलीगल, अनलॉफुल एंड इलिजिटिमेट एक अर्थ में इलिसिट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, लीगल, लॉफुल एंड एथिकल। क्या हो जाएगा? लीगल, लॉफुल एंड एथिकल एक अर्थ में इलिसिट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है, कह रहा है illicit, used about an activity or substance not allowed by law or by rules of society। कोई गतिविधि, तत्व या कानून समाज के नियमों के विरुद्ध, अवैध या गैर कानूनी। इस अर्थ में हम illicit शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? illegal, unlawful, illegitimate और एंटोनिम है legal, lawful and ethical। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He was arrested for selling illicit copies of the software। क्या है? He was arrested for selling illicit copies of the software। चलिए अगला जो शब्द है वो है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू फिगर्स, रिजल्ट्स एटसेट्रा दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी द सेम। मतलब है ऐसा डिफरेंस जिसके बारे में ये उम्मीद की जा रही थी कि वो सेम हो दोनों। द डिफरेंस बिटवीन टू फिगर्स और रिजल्ट्स एटसेट्रा दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी द सेम। मतलब है असंगति, अंतर, भिन्नता या असहमति। इस अर्थ में हम डिस्क्रिपेंसी का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिफरेंस, डिस्टिंक्टनेस एंड डाइवर्सिटी। क्या है? डिफरेंस, डिस्टिंक्टनेस एंड डाइवर्सिटी एक अर्थ में डिस्क्रिपेंसी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सिमिलैरिटी, रिजेम्बलेंस एंड एनालॉगी। क्या है? सिमिलैरिटी, रिजेम्बलेंस एंड एनालॉगी एक अर्थ में डिस्क्रिपेंसी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है डिस्क्रिपेंसी, अ डिफरेंस बिटवीन टू फिगर्स, रिजल्ट्स एटसेट्रा दैट आर एक्सपेक्टेड
टू बी द सेम, यानी असंगति, अंतर और भिन्नता या असहमति, इस अर्थ में हम डिस्क्रिपेंसी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू अकाउंट्स। क्या है? देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू अकाउंट्स। इस पेज पर भी दो शब्द, पहला है इलिसिट, ये किसी एक्टिविटी और सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है, नॉट अलाउड बाय लॉ और बाय द रूल्स ऑफ सोसाइटी, मतलब है कोई गतिविधि, तत्व या कानून जो समाज के नियम के विरुद्ध हो। अवैध कह सकते हैं, गैर कानूनी कह सकते हैं, इस अर्थ में हम इलिसिट शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है जो दूसरा शब्द है इस पेज पर, वो है डिस्क्रिपेंसी, अ डिफरेंस बिटवीन टू फिगर्स, रिजल्ट्स एक्सेट्रा दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी द सेम। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं डिस्क्रिपेंसी का, असंगति, अंतर, भिन्नता या असहमति। चलिए अगला जो शब्द है वो है एच। एच वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है इफ अ फीलिंग इज एच्ड ऑन समबडीज फेस और समबडीज फेस इज एच्ड विद अ फीलिंग, दैट फीलिंग कैन बी सीन वेरी क्लियरली, या टू कट पैटर्न, पिक्चर एटसेट्रा इन अ सरफेस, मतलब है कि साफ झलकना। अगर किसी के चेहरे पर कोई फीलिंग एच्ड है, इसका मतलब है कि साफ साफ दिख रहा है कि मुंह लटका हुआ है, कि खुश है, कि कुछ और बात है ना। चेहरा पढ़ने वाले लोग, उनको तो स्पष्ट दिख जाता है, कितना एक्सपर्ट होंगे आप लोग भी। चलिए, इफ अ फीलिंग इज एच्ड ऑन समबडीज फेस और समबडीज फेस इज एच्ड विद अ फीलिंग, दैट फीलिंग कैन बी सीन वेरी क्लियरली, मतलब है साफ साफ झलकना, या टू कट पैटर्न, पिक्चर्स एटसेट्रा ऑन अ सरफेस, यानी नक्काशी करना या उकेरना, सरफेस पर काट काट के जो करते हैं ना उसको, है ना, उसको कहते हैं एच। सिनोनिम की बात करें, एनग्रेव, इंस्क्राइब, कार्व एंड इंसाइज। क्या हो जाएगा? एनग्रेव, इंस्क्राइब, कार्व एंड इंसाइज एक अर्थ में एच के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम मुझे यहां लगा नहीं, मैंने रहने दिया है। एच इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है। इफ अ फीलिंग इज एच्ड ऑन समबडीज फेस और समबडीज फेस इज एच्ड विद अ फीलिंग, दैट फीलिंग कैन बी सीन वेरी क्लियरली, या दूसरा टू कट पैटर्न, पिक्चर एटसेट्रा इन अ सरफेस, इस अर्थ में हम एच का प्रयोग करते हैं, यानी साफ झलकना, नक्काशी करना या उकेरना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रमन ऑर्डर्ड अ बेसबॉल बैट विद हिज ओन नेम एच्ड इन द वुड। क्या है? रमन ऑर्डर्ड अ बेसबॉल बैट विद हिज ओन नेम एच्ड ऑन इन द वुड, मतलब उस पर अपना नाम उकेरा हुआ। तो इस पेज पर आने वाला पहला शब्द एच। चलिए, सेशन का आखिरी शब्द है एंड अप, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है ना। हम लोग भी पहुंच गए हैं एंड पर। इसका मतलब है टू फाइनली बी अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन, मतलब है अंततः होना या अंत में पहुंचना। तो हम लोग कहां पहुंच गए? अंत में। एंड अप का मतलब है टू फाइनली बी अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन, मतलब किसी जगह पर पहुंचना, अंततः होना या अंत में पहुंचना, इस अर्थ में हम एंड अप का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कल्मिनेट, कंक्लूड एंड वाइंड अप। क्या हो जाएगा? कल्मिनेट, कंक्लूड एंड वाइंड अप एक अर्थ में एंड अप के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, बिगिन, कमेंस, स्टार्ट एंड किक ऑफ। बिगिन, कमेंस, स्टार्ट एंड किक ऑफ एक अर्थ में एंड अप के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर आने वाला जो दूसरा शब्द है, सेशन का आखिरी शब्द, एक फ्रेजल वर्ब है एंड अप। नहीं जी, यहां ये वर्ब देखिए, मुझे ध्यान नहीं गया, इसको हटा लीजिएगा। ये एक फ्रेजल वर्ब है बॉस, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका मतलब होता है टू फाइनली बी अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन, अंततः होना या अंत में पहुंचना। सिनोनिम क्या है? कल्मिनेट, कंक्लूड, वाइंड अप। एंटोनिम है बिगिन, कमेंस, स्टार एंड किक ऑफ। एग्जांपल देख लेते हैं। शी विल एंड अप पेनीलेस इफ शी कंटिन्यूज टू स्पेंड लाइक दिस। क्या है? शी विल एंड अप पेनीलेस इफ शी कंटिन्यूज टू स्पेंड लाइक दिस। कोई बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा हो तो पेनीलेस ही होगा। इस पेज पर भी दो शब्द, पहला है एच। इफ अ फीलिंग इज एच्ड ऑन समबडीज फेस और समबडीज फेस इज एच्ड विद अ फीलिंग, दैट फीलिंग कैन बी सीन वेरी क्लियरली, मतलब है साफ साफ झलकना। या दूसरा है टू कट पैटर्न, पिक्चर्स एटसेट्रा इन अ सरफेस, नक्काशी करना या उकेरना, इस अर्थ में भी एच का प्रयोग करते हैं। एंड अप फ्रेजल वर्ब, सेशन का आखिरी शब्द, टू फाइनली बी अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन, अंततः होना या अंत में पहुंचना। अब देखिए, यहां पर सेशन समाप्त नहीं हुआ है। आज के सेशन में ना 3 ईडियम है, तो उसको भी लगे हाथों पढ़ते चलते हैं, ठीक है। चलिए, जो पहला है वो कह रहा है नो होल बेड, ठीक है। नो होल बेड ईडियम है। इसका मतलब होता है विदाउट लिमिट्स और कंट्रोल और फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, हैम्परिंग कन्वेंशंस, मतलब है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के। नो होल्स बेड का मतलब होता है बिना किसी प्रतिबंध के। क्या है? विदाउट लिमिट्स और कंट्रोल्स, फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, हैम्परिंग कन्वेंशंस, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के, इस अर्थ में हम इस ईडियम का प्रयोग करते हैं।
She had no regret about what she said in her no holes barred speech. क्या है? She had no regret about what she said in her no holes barred speech. ठीक है? तो no holes barred मतलब है without limit और controls, free of restrictions, hampering conventions मतलब है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के। इस अर्थ में हम इस इडियम का प्रयोग करते हैं। अगला जो है वो है the pot calling the kettle black. The pot calling the kettle black, ये भी एक idiom है। Criticizing someone for a fault that you have too, मतलब है कि आप किसी की बुराई कर रहे हैं उसी गलती के लिए जो आपने खुद कर रखी है। वो नहीं कहे, वो देहात में कहावत नहीं है, सुई कहे चलनी से कि तुम में तो छेद है बहन, है ना। सुई चलनी कह रहा है कि तुम में छेद है, जबकि सुई में भी है। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ये वाला। The pot calling the kettle black, criticizing someone for the fault that you have to, or to pass judgment on someone for a blunder you also have, मतलब है किसी के ऊपर जजमेंट देना उस गलती के लिए जो आपने खुद की है, जो आपके अकाउंट में भी है। मतलब है उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। यहां पर क्या है कि the pot calling the kettle black मतलब है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुई कहे चलनी से बहन तुम में तो छेद है। हाँ, इस अर्थ में हम यूज करते हैं द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। एग्जाम्पल क्या है? आई कांट बिलीव दैट यू आर अपसेट बिकॉज आई वॉज लेट, दैट इज द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। अब कोई आदमी भैया खुद देर से आ रहा है और दूसरे के देर से आने पर अपसेट हो जाए। क्या कह रहा है? आई कांट बिलीव दैट यू आर अपसेट बिकॉज आई वॉज लेट, दैट इज द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। समझ में आया? दो है। पहला नो होल्स बैड मतलब है विदाउट लिमिट्स और कंट्रोल्स, फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, हैम्परिंग कन्वेंशंस, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के। द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक इसका मतलब है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी क्रिटिसाइजिंग समवन फॉर अ फॉल्ट दैट यू हैव टू, और टू पास जजमेंट ऑन समवन फॉर अ ब्लंडर यू ऑल्सो हैव। मतलब है वही सुइया कहे चलनी से तुम में छेद है बहन, है, या फिर चलनी कहे सुई से कि तुम में छेद है, इधर 72 छेद है, सो अलग। जैसे कह लीजिए, अब सही क्या है कमेंट में लिख करके बताइएगा, मुझे लगता है मैं कंफ्यूज हो गया। चलनी कहे सुई से, शायद ऐसा है। चलिए एक और है, यह है एन एलिफेंट इन द रूम। एन एलिफेंट इन द रूम, यह भी एक इडियम है। और अ मेजर प्रॉब्लम और कंट्रोवर्शियल इशू विच इज ओबियसली प्रेजेंट बट इज अवॉइडेड एज ए सब्जेक्ट ऑफ फॉर डिस्कशन। मतलब है वह समस्या जिसे सब जानते हैं पर अनदेखा कर रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एलिफेंट इन द रूम। मतलब है कि इतनी बड़ी समस्या है कि सबको दिख रहा है बट नजरअंदाज कर रहा है, उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता है। तो इसके लिए हम वह समस्या जिसे सब जानते हैं पर अनदेखा कर रहे हैं, इस अर्थ के लिए यूज करते हैं इस इडियम का, एन एलिफेंट इन द रूम। और है इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई महत्वपूर्ण समस्या या मुद्दा हो जो सबको पता हो परंतु कोई भी उस पर बात नहीं करना चाहता। इसके लिए हम यूज करते हैं एन एलिफेंट इन द रूम। तो यहां पर 3 इडियम आया। पहला क्या है? नो होल्स बेयर्ड मतलब होता है विदाउट लिमिट्स और कंट्रोल्स, फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, हैम्परिंग कन्वेंशंस, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के। दूसरा आया द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, मुझे नहीं लगता है कि ये भूलेंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब है आप उस गलती के लिए किसी के ऊपर जजमेंट दे रहे हैं जो आपने खुद कर रखी है। और जो आखिरी है एन एलिफेंट इन द रूम, इसका मतलब है कि कोई ऐसी समस्या जो ओवियस है, दिख रही है सबको, बट उस पर लोग अवॉइड कर रहे हैं बात करने से, डिस्कशन करने से। वो समस्या जिसे सब जानते हैं पर अनदेखा कर रहे हैं। मतलब है कि महत्वपूर्ण समस्या या मुद्दा है, सबको पता है, पर कोई डिस्कशन उस पर नहीं करना चाहता, कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। इसके लिए कहते हैं एन एलिफेंट इन द रूम। एग्जाम्पल क्या है? आई डोंट वॉन्ट टू आस्क द क्वेश्चन बट इट इज द बिग एलिफेंट इन द रूम। क्या है? आई डोंट वॉन्ट टू आस्क द क्वेश्चन बट इट इज द बिग एलिफेंट इन द रूम। ओब्वियसली है भैया, सबको पता है, हम नहीं पूछना चाहते हैं, सब जानता है कि आई डोंट वॉन्ट टू आस्क द क्वेश्चन बट इट इज द बिग एलिफेंट इन द रूम। चलिए, उम्मीद है कि आज के सेशन में कुल 16, एक वर्ड ऑफ द डे 17 और 3 इडियम, टोटल 20 जो शब्द और शब्द के समूह हमने पढ़े, इडियम, फ्रेजल वर्ब, वर्ड्स, वर्ड ऑफ द डे, सब पढ़ के आपको मजा आया। और ये लास्ट वाला तीनों तो बहुत मजेदार था, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। हाँ, द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, है ना। चलिए, और ये सेशन फाइनली आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो ना उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन
मिस ना हो, क्योंकि हर सेशन इंपॉर्टेंट है बॉस। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।